गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हम हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ फंगी एज ए फूड। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल यूजेस मतलब किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हॉस्पिटल्स में मेडिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, so first is your preparation of antibiotics. Antibiotics like streptomycin, erythromycin, chloromycin are obtained from fungi and bacteria. The first antibiotic penicillin was prepared from a fungus called Penicillium notatum. तो ये जितने भी आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ये क्या है, सारे आपके ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मेडिकल पर्पसेस में जिनका यूज़ किया जाता है। और सबसे फर्स्ट जो आपका एंटीबायोटिक इन्वेंट हुआ था या प्रिपेयर किया गया था वो क्या था, पेनिसिलिन। ठीक है, और क्या कौन से फंगस से किया गया था, ये पेनिसिलियम नोटेटम, इससे इसे ओरिजिनेट किया गया था। ओके, एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो किससे हटाए जाते हैं, किससे प्रिपेयर मतलब किससे उसे ट्रीट किया जाता है, उसे ट्रीट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि मान लीजिए अभी पता है आपको कोरोना पेंडेमिक चल रहा है अभी, तो इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कर ही वैक्सीन को बनाया गया होगा, जिस वजह से क्या होगा, जो हमारे एंटीबायोटिक जैसे ही बॉडी में जाएगा तो जो भी वायरस बाहर फैला हुआ है उससे हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर ऑल्सो मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इंफॉर्मेशन इन देम। तो क्या किया जाता है, अक्सर इन्हें चेक किया जाता है किस पे, ऑर्गेनिजम्स पे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे, कि वो कैसे काम कर रहा है। और अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन अगर उस ऑर्गेनिज्म को होता है और हम उसमें ये एंटीबायोटिक डालते हैं तो क्या वो ठीक होगा। तो ऐसे टेस्ट किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बनाते हैं हम एंटीबायोटिक्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज। बहुत सारे ऐसे प्लांट डिजीजेज हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज से ही जिसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। अब वैक्सीन कैसे बनाई जाती हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कौन से ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है वो देखेंगे। वैक्सीन आर द एंटीजन प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया टू प्रमोट एक्टिव इम्यूनिटी विदाउट कॉजिंग डिजीज। तो जो आपके वैक्सीन होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, एंटीजन से बनाए जाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। और उससे क्या होता है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। मतलब प्रमोट करना मतलब हमारी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और उससे क्या होता है, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में नहीं होता है। दीज हैव डेड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो वैक्सीन बनाई जाती हैं उसमें क्या होते हैं, आपके डेड और वीकेंड मतलब कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उन्हें बनाया जाता है। वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी पर्सन टू इंड्यूस इन्फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज बॉडी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो क्या होता है, जैसे ही हम देखते हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर हम वैक्सीन को डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करना मतलब इंजेक्शन के थ्रू डालना। तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बन रही है, उसके बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती है। जैसे ही हम उसके अंदर वैक्सीन डालते हैं उसकी बॉडी में क्या बनती है, एंटी बॉडीज बनती हैं। और क्या होता है, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। अभी जैसे हम वैक्सीन ले रहे हैं, सबको पता है कि वैक्सीन दी जा रही है सभी इंडियंस को, तो उसमें क्या होता है कि हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है। और उससे क्या होता है कि अगर इनकेस उसकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी इन्फेक्शन अगर उसकी बॉडी में डेवलप होता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, vaccines have already been developed against the smallpox, cholera, tuberculosis, hepatitis, polio, whooping cough, typhoid etc. तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए आपने देखा होगा वैक्सीन क्या है, प्रिपेयर हो चुकी है, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको इसके जो जो इससे रिलेटेड वैक्सीन होती है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट लार्ज स्केल। तो ये लार्ज स्केल पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प के द्वारा बनाए जाते हैं। नाउ सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी।
bacterium that lives in the intestine of a man other vertebrates synthesize vitamin B complexes. अब हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो भी हमारा इंटेस्टाइन है, हमारे अंदर दो टाइप की इंटेस्टाइन होती है ह्यूमन बींग्स में, एक लार्ज होती है एक स्मॉल होती है। उसके अंदर क्या होता है, आपका एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो विटामिन बी आपके बॉडी में जनरेट होता है उन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जनरेट किया जाता है। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इंडस्ट्रियल यूज मतलब कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर कर क्या किया जाता है, जो भी उनका प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट किया जाता है। सबसे पहले देखिए क्या है, टैनिंग ऑफ लेदर। टैनिंग ऑफ लेदर क्या है, leather industries for tanning the hide skin of animals so that the leather becomes soft and pliable। तो क्या किया जाता है लेदर इंडस्ट्रीज में, मम्मी ताऊ है नीचे देखो। क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को यूज कर जो लेदर होता है उसको क्या कहते हैं, टैन किया जाता है। टैन करना मतलब उसको इतना सॉफ्ट बनाया जाता है, इतना मतलब उसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं कि आप फिर उसे किसी भी शेप साइज में बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या जो आपकी स्किन होती है एनिमल्स की, उसी से लेदर निकलता है, ठीक है। स्किन जो आपके एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन से ही आपका लेदर निकलता है। तो जो भी एनिमल की स्किन होती है उसको टैन किया जाता है और लेदर बनाया जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और पाइलेबल मतलब जो कि बहुत मतलब आप उसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। नाउ इज रेटिंग ऑफ फाइबर्स इन जूट इंडस्ट्री। रेटिंग ऑफ फाइबर्स का मतलब क्या है, देखिए जूट इंडस्ट्री का, जूट तो आपको पता ही होगा, इट्स फाइबर, ठीक है। जूट इंडस्ट्री, बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर्स। The jute plant are tied in a bundle of submerged in water. Bacteria gradually destroy the stem tissues and loosen the fibers. अब क्या किया जाता है, जो आपकी जूट होता है उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा जूट प्लांट से, जितने भी आपके जूट प्लांट होते हैं उसको एक बंडल में बांध दिया जाता है और उसके बाद उसे वाटर के अंदर डुबा दिया जाता है। तो वाटर में क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो उनकी स्टेम होती है या जो भी टिश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो फाइबर होते हैं वो लूज होकर ऊपर तैरने लगती है। दिस इज कॉल्ड रेटिंग। ओके, दीज फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक जूट बैग, रोप्स एंड लाइनिंग। और फिर यही जो जूट आपको ऊपर फ्लोट करता है इसको वहां से लेकर और क्या बनाए जाते हैं, जूट बैग बनाए जाते हैं, रोप्स बनाए जाते हैं और लाइनिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजल। नाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजल कैसे होगा, सम बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय म्युनिसिपल सीवेज, some bacteria decompose municipal sewage containing urine, feces and other waste in the useful substances. They can be used in the landfill or as manure to increase soil fertility। तो क्या करते हैं, सीवेज में क्या होता है, सीवेज में जितना भी हमारे घर से जितना भी अनवांटेड वेस्ट निकलता है सीवेज वही सब होता है। तो जितने भी जितना भी आपका यूरिन है, फीसिस है या अदर जो भी आपको वेस्ट है, सीवेज वेस्ट, क्या करते हैं कुछ बैक्टीरिया उन्हें क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उसे डिकम्पोज करने के बाद क्या किया जाता है, उसे यूजफुल सब्सटेंस में चेंज कर दिया जाता है। और इसका एक और तरीका भी है, जितना भी आपको वेस्ट होता है उसे अगर आप लैंड फिलिंग मतलब गड्ढा खोद के जो भरते थे वो कर दें तो क्या कर सकते हैं, हम उसे मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है वो देखिए। तो डोमेस्टिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, rotten fruits, garden waste, fallen leaves, dung of farm animals etc. are decomposed by the soil bacteria and are converted to manure। और जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब जो वेस्ट हमारे घरों से निकलता है, ठीक है। तो उसमें क्या आते हैं, आपके सब्जी के छिलके आते हैं, कभी कभी खराब फ्रूट्स भी आ जाते हैं, गार्डन का जितना आपका वेस्ट होता है ये निकलता है, जो पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से वो हो जाते हैं, कई बार जो एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि गोबर यूनो पाउडर केक, तो क्या होता है ये सब चीज़ों को डिकम्पोज किया जाता है किसके द्वारा, सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है। और मैन्योर तो आपको पता ही होगा किस लिए यूज किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बट उसमें डालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट्स।
अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, लेट्स सी, वो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म decompose dead plants and animals and convert their organic compound into simple inorganic substance. These substances get mixed up with water, with soil and improve this fertility. Thus, microorganisms prevent accumulation of waste in dead organic matter and helps clean our environment. अब कोई भी प्लांट या एनिमल अगर हमारे एनवायरनमेंट में मर जाता है तो क्या हुआ कि वो वहीं पड़ा रह जाएगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो ऐसे तो क्या होगा, डेड बॉडीज के क्या हो जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल की डेथ होती है तो क्या किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। कौन चेंज करता है उसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं। द सब्सटेंस गेट मिक्स अप विद द सॉइल, और फिर जैसे ही उसे डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या होता है, वो सॉइल के साथ मिल जाता है और उससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। तो इससे क्या हुआ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, डेड बॉडीज को या वेस्ट को इकट्ठा होने से रोकते हैं। अगर वो होंगे ही नहीं तो सोच लो कि जो हमारे डेड प्लांट एंड एनिमल्स हैं उनके कितने सारे पहाड़ बन जाएंगे, कितने एनिमल्स रोज मरते हैं। अगर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे या एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो क्या होगा, वो इकट्ठा होते जाएंगे एक के बाद एक। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो क्या होता है, जो उनकी बॉडी है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और वो जो डिकम्पोज मटेरियल जो आपका सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है डिकम्पोजिशन के बाद, उसको किसमें यूज किया जाता है, हमारे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। और इससे क्या हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, साफ रहता है। Now recycling of matter by microorganisms. Bacteria and fungi decompose complex organic compound into simple organic compound like nitrogen and carbon compound and return them back to the soil. These are used by plant to synthesize organic compounds. This is called recycling of matter. अब कैसे रिसाइकलिंग ऑफ मैटर, मैटर समझते हैं ना, कोई भी सब्सटेंस का रिसाइकिल कैसे किया जाता है। तो जितने भी आपके बैक्टीरिया या फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसमें चेंज करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं। तो किसको करेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन जो कंपाउंड होते हैं आपको उनको चेंज कर कर क्या करते हैं, सॉइल को वापस देते हैं। जितना भी सॉइल में नाइट्रोजन या कार्बन का कंपाउंड का जो उसमें कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करके उसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज करके किसको देते हैं, सॉइल को देते हैं। और ये जो आपके नाइट्रोजन और कंपाउंड का जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ये यूज कौन करता है, प्लांट्स यूज करते हैं ताकि वो अपना क्या कर सके, खाना बना सके। तो इससे क्या हुआ कि जो आपके नाइट्रोजन और कार्बन है वो दोबारा से रिसाइकिल हो गए, दोबारा यूज किए गए, प्लांट्स एनिमल्स उसे दोबारा यूज करेंगे प्लांट्स। तो ये क्या हुआ, रिसाइकलिंग ऑफ मैटर हुआ। ठीक है। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. Nitrogen fixing soil bacteria and cyanobacteria are also called blue-green algae are able to fix free nitrogen present in the air into nitrogen compound. The process is called nitrogen fixation. सभी बच्चे इसे अपनी अपनी बुक्स में मार्क कर लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है. अब जितना भी आपके सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. तो ये क्या होते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है कि जितना भी आपका फ्री नाइट्रोजन आपके एयर में घूम रहा है या फ्री नाइट्रोजन जितना भी आपका एयर में घूम रहा है उसको क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं. नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, फिर से यूज किए जा सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. उन्होंने फिक्स कर दिया नाइट्रोजन को कि आपको इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. The process of nitrogen fixation enriches the soil and nitrates which are used by plant cells in synthesis of protein. फिर जो ये आपका फिक्स्ड नाइट्रोजन जो आपका निकलता है बाय किस कौन करता है इसे, साइनोबैक्टीरिया और जितने भी सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, वो जो ये निकलता है आपका नाइट्रोजन फिक्स्ड नाइट्रोजन, इसे यूज कौन करता है, इसे सॉइल को एनरिच करने के लिए, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स को एनरिच करने के लिए यूज किया जाता है. और नाइट्रेट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है किसके द्वारा, प्लांट सेल्स के द्वारा, जो कि वो किस लिए यूज करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं. ओके. स्पीशीज ऑफ राइजोबियम आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अब राइजोबियम जो होता है आपका, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में राइजोबियम क्या होता है. राइजोबियम जो होता है आपका ऐसा स्पीशी है जो नाइट्रोजन
फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से फेमस है। दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिन्स, मतलब पी, बीन्स एंड सोयाबीन प्लांट। अब जितना भी आपका राइजोबियम होते हैं वो कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? पीज में पाए जाते हैं, और आपके पाए जाते हैं बीन्स में और सोयाबीन, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम। और ये कहाँ होते हैं? रूट्स नोड्यूल्स में होते हैं। रूट नोड्यूल्स हमने 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में आपका क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन एनरिच्ड नहीं होती। तो एल्गी आर ऑल्सो यूज इन ऑर्गेनिक मैन्योर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो जितना भी आपका ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसमें भी एल्गी का यूज किया जाता है। क्यों? ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें। एज यू कैन सी दिस एक्टिविटी, इसमें जो आपको पिक्चर दिखाई हुई है ये सेम एज वही दिखाई हुई है जो आपने 7th या 6th क्लास में आपने पढ़ी होगी। दिस इज योर लेग्यूमिनस प्लांट, दिस इज योर लेग्यूमिनस प्लांट। नाउ योर चेक पॉइंट नंबर 3। तो ये सभी बच्चों का होमवर्क है। टुमारो आई विल आस्क कि चेक पॉइंट के आंसर्स क्या हैं। सो मार्क दिस होमवर्क, यू हैव टू डू दिस। अब हमने इतने सारे यूजेस पढ़े हैं, अब हमने इतने सारे यूजेस पढ़ लिए किसके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपके? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होता है कि हमें नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? नाउ वी विल रीड दिस। A variety of microorganisms harm us by causing diseases, spoiling our food, and damaging food crops, our clothes, papers, and leather goods. तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, उनसे डिजीज हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो आपका कोविड वायरस फैला हुआ है अभी, वो भी क्या है? एक तरीके का माइक्रोऑर्गेनिज्म ही है जो बॉडी में एंटर करकर बॉडी को हार्म करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा खाना भी खराब हो जाता है कई बार, और क्या हो जाता है? जो हमारी फूड क्रॉप होती है वो भी खराब हो जाती है, और जो हमारे क्लोथ्स हैं वो भी खराब हो सकते हैं, पेपर खराब हो सकता है, और लेदर का जो हमारा आइटम होते हैं, लेदर के आइटम्स, वो भी खराब हो जाते हैं। तो ये क्या है? आपके सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले आते हैं आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग मतलब जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस और जर्म्स। तो जितने भी आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, दे कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस इन मेंस, domesticated animals and plants. Some of human diseases caused by bacteria, virus, fungi and protozoa are listed in table number 2.1. तो ये क्या है कि ऐसे आपके पैथोजेंस कहा जाता है इन्हें। जितने भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोला जाता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस जो होते हैं मैंस में, बहुत सारे ऐसे जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उसमें बहुत सारे डिजीजेस को ये कर सकते हैं। इंसान को इससे बहुत परेशानियां हो सकती हैं। प्लांट एनिमल्स में हो सकता है। आपने अगर मूवी वगैरह में देखा होगा तो कई बार क्या होता है कि ऐसा वायरस छोड़ दिया जाता है जिससे प्लांट एनिमल्स या जितने भी अपने ह्यूमन बींग्स हैं उनकी स्किन पर या उनके बॉडी पर क्या पड़ता है? अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय, जितने भी आपके ह्यूमन डिजीजेज होते हैं वो किससे होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ से। तो ये कुछ टेबल में आपको डिजीज दी हुई है, इनके सिम्टम्स हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। मतलब कैसे आपको दिखाई देता है, कैसे क्या सिम्टम है आपको, कि आप सिम्टम्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये परेशानी हो रही है, या क्या इसके कैसे आप इससे बच सकते हैं, ये आपको इस टेबल में दिखाया गया है। Now communicable diseases. अब diseases, most of the microbial diseases are communicable because the diseases causing microbes are transmitted from one infected person to a healthy person through air, water, food, insect, animal bite or any physical contact. तो कम्युनिकेबल डिजीज आपके वो डिजीज होते हैं जिससे क्या होता है, जो एक आपका जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उससे एक हेल्दी पर्सन को ये बीमारी हो सकती है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के में ट्रांसफर हो रही है तो वो क्या है? आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। अभी जो ये कोविड आपका फैला हुआ है ये क्या है? दिस इज योर कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी आप अगर फिजिकल कांटेक्ट करते हैं उस इंसान के साथ जो इन्फेक्टेड है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नाउ कम्स योर मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब कैसे कैसे ये इन्फेक्शन फैल सकते हैं।
कौन कौन से तरीके हैं जिससे ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं? द एंटर ऑफ पैथोजन इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शन। जैसे ही किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो क्या बोला जाता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है आपको। एंड द पर्सन हैविंग पैथोजन इन आवर बॉडी आर कॉल्ड इन्फेक्टेड पर्सन। और जिस भी पर्सन के अंदर वो डिजीज पाया जाता है, जिससे भी आपको ये चीज़ हुई है या जिसके भी अंदर वो पैथोजन था और आपके अंदर एंटर हुआ है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे? इन्फेक्टेड पर्सन बोलेंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो आपका होता है वो मेनली किस वजह से होता है? सबसे पहले होता है इन्फेक्शन बाय एयर, ठीक है, एयर से होता है, हवा से होता है। अब जो भी हवा से कैसे होगा? जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो खुली हवा में छींकता है या वो सांस लेता है या कोई भी वाटर ड्रॉपलेट उसके मुंह से या नाक से बाहर आते हैं, तो क्या होता है? एयर में मिल जाते हैं। एयर में मिलने से क्या होता है कि वही एयर जब कोई हेल्दी पर्सन ब्रीथ करता है तो क्या होता है? उसे भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। So, from common cold sneeze, he releases fine water droplets and mucus having thousands of virus particles. With a sneeze, they get spread in the surrounding air and may enter a body of a healthy person along with the inhaled air, and a healthy person get infected. तो जो भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो जैसे ही छींकता है एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है? उसके मुंह से जो भी वाटर ड्रॉपलेट या उसके नाक से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो क्या होता है? एयर के सराउंडिंग्स में मिक्स हो जाता है। और उसके बाद जब हेल्दी पर्सन उसी एयर को ब्रीथ करता है तो उसे भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। Now infection by food and water. So microbial diseases like diarrhea, dysentery, cholera and typhoid are spread by eating food or drinking water contaminated with pathogen. अब कैसे हमारे खाने और पानी से हमें डिजीज हो सकते हैं वो भी देख लीजिए। जितने भी आपके माइक्रोबियल डिजीज है, माइक्रोबियल डिजीज मतलब जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, जैसे कि डायरिया, डायसेंट्री, कॉलेरा एंड टाइफाइड, ये आपको कैसे फैलते हैं? जब आप कोई भी ऐसा खाना खाते हो जिसके अंदर पहले से ही पैथोजन प्रेजेंट है। पैथोजन अगर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है कि आपका फूड क्या है? कंटैमिनेटेड। फिर अगर आप उस खाने को खा लेते हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद क्या होता है कि वो डिजीजेस को फैला देता है बॉडी के अंदर। नाउ इन्फेक्शन विद एनिमल्स, इन्फेक्शन बाय एनिमल्स। अब कैसे एनिमल या इंसेक्ट से हमें हो सकता है? Some insects like mosquito, houseflies and flies act as carrier of diseases causing microbes. कई बार क्या होता है, कुछ आपके इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉजिंग का काम करते हैं। मतलब क्या होता है? वो भी एक एजेंट हो जाते हैं कई बार, जिससे हमारे घर में क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। When a housefly sits on animal excreta, vomit or garbage, pathogen present there stick to their legs and the body. As such, a fly sits on uncovered food, it deposits pathogen on the food and contaminate it. तो जो भी आपकी हाउस फ्लाई होती है, घर में जो आपकी मक्खियाँ होती है या जो भी आपके अलग अलग जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जब भी वो किसी भी ऐसी चीज़ पर बैठते हैं जिसमें पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने किसी भी गार्बेज के ऊपर बैठ गए, कूड़े के ऊपर बैठ गए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका पैथोजन प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा कि उनके जो पैर होते हैं जिससे वो खड़े होते हैं उसके ऊपर, उन पैरों में वो जर्म्स क्या होंगे? चिपक जाएंगे या उनकी बॉडी में चिपक जाएंगे। और उसके बाद अगर आपका खाना ढका हुआ नहीं है, मतलब किसी से भी आपने उसे कवर नहीं किया है, तो क्या होगा कि वो आपके खाने के ऊपर बैठेंगे, और खाने के ऊपर बैठने के बाद ही आपका फूड क्या हो जाएगा? कंटैमिनेट हो जाएगा। और अगर आप उस फूड को खा लेते हैं तो वो जो आपके जो भी पैथोजन होगा वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जो भी आपका खाना होता है आपको हमेशा कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर कोई भी मक्खी या मच्छर कोई भी बैठ जाता है तो उससे क्या हो सकता है? आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। अक्सर फूड पॉइजनिंग का कारण क्या होता है? यही कारण होता है, ठीक है। Now female anopheles mosquitoes act as a carrier of malaria parasite that causes malaria. अब आपकी जो फीमेल एनोफिली होती है, मॉस्किटो मच्छर जो होता है, वो क्या करता है? सबसे बड़ा कैरियर है किसका? मलेरिया का। अगर मलेरिया आपको होता है कैसे? वो ऐसे जगह पर जाता होगा जहाँ पे मलेरिया के पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, और वो उसके पैरों से क्या हो जाता है? चिपक जाती है। फिर वही चीज़ अगर वो आपके खाने पे बैठ जाती है तो क्या होता है? आपका खाना कंटेमिनेट हो जाता है, और फिर आप उस खाने को खा लेते हो तो आपको मलेरिया हो जाता है। Female Aedes mosquito act as a carrier dengue virus and causes dengue fever. डेंगू जो होता है वो भी इसी से होता है, मच्छरों की वजह से होता है, ये तो सबको पता है। तो क्या है? ये सब कारण है इस चीज़ के, आपके प्रॉब्लम्स के जो आपकी बॉडी में होते हैं।